नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। खबरों का रुख करने से पहले हमारे तमाम दर्शकों को नववर्ष की अनंत मंगल कामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले एक बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार बन सकते हैं INDIA के संयोजक बनने पर जल्द विचार कर सकती है कांग्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, नीतीश कुमार बन सकते हैं इंडिया गठबंधन के संयोजक। फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक आपको बता दें, नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं और उन्हें मनाने की कवायद जोर शोर से अब कांग्रेस कर सकती है। ये जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को मनाने की तैयारी में कांग्रेस, और हो सकता है कि INDIA अलायंस का संयोजक नीतीश कुमार को बनाया जाए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार ने समस्त विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा किया था और इस गठबंधन को बनाने में तमाम पार्टियों को एक साथ एक मंच पर इकट्ठा करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसके बाद तो कयास यही लग रहे थे कि नीतीश कुमार या तो प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकते हैं, यानी दावेदार बन सकते हैं, या फिर संयोजक। हालांकि नीतीश कुमार लगातार ये कहते रहे कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, ना मैं प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी करना चाहता हूं, ना ही संयोजक पद के लिए। लेकिन इस बीच अंदर खाने खबरें यही थी कि नीतीश कुमार की जो नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि संयोजक बन सकते हैं नीतीश कुमार। कांग्रेस मनाने में जुट चुकी है नीतीश कुमार को। देखिए, अचानक से सियासी हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है। जैसे ही नीतीश कुमार JDU के फिर से अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद से बिहार में सियासी पारा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसी बीच खबर ये आई कि बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी मिलने के लिए पहुंच गए लालू प्रसाद यादव से। उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। हालांकि बातें कुछ ऐसे छनकर आ रही हैं कि यहां चर्चा सियासी हुई है। बताया ये जा रहा है कि नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। इस बीच विधानसभा स्पीकर का लालू प्रसाद यादव से मिलना बहुत सारे संकेत दे रहा है, लेकिन आगे होगा क्या ये तो वक्त ही बताएगा, और बताएंगे नीतीश कुमार। क्योंकि जिस तरीके से अचानक से उन्होंने पार्टी की कमान एक बार फिर से संभाली है, क्योंकि अंदर खाने बहुत सारी बातें ये चल रही थी कि ललन सिंह जो हैं वो पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। करीब 12 विधायकों के साथ अलग मीटिंग हुई है ललन सिंह की, और आपको बता दें कि इन सब के बीच सुर्खियां ये बन रही थी कि JDU को ही कमजोर करने में लगे हैं ललन सिंह, और RJD को मजबूत करने की कोशिश थी। बहुत सारी चर्चाएं बिहार के फिजाओं में इन दिनों चल रही है। चलिए, चर्चाएं तो बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन कौन सी चर्चा कौन सा रूप लेती है ये वक्त बताएगा। फिलहाल कई सारे कयासों के बीच बिहार की राजनीतिक हलचल जो है वो बढ़ती जा रही है। खबरें अब ये निकलकर सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है, और कांग्रेस ऐसे में उन्हें मनाने की तमाम कोशिशें कर रही है। कवायद जो है वो तेज हो चुकी है। नीतीश कुमार का जो रुख है, नीतीश कुमार के जो तेवर थे, वो जो INDIA गठबंधन की बैठक हुई थी उसमें भी ये देखने को मिला था कि तेवर जो थे कुछ खास नजर नहीं आ रहे थे। वो एकजुटता की जो कोशिशें थी वो रंग लाती हुई तो नजर आई, लेकिन अमल पर जब लाने की बात हुई तो तस्वीरें कुछ उलट नजर आई थी। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 291 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस अकेले 291 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। 9 राज्य में 85 सीटों पर INDIA गठबंधन से मांगेगी सीट। 14 जनवरी से पहले सीटों का बंटवारा होने की उम्मीद जताई गई है। NAC की बैठक में सीट बंटवारे पर मंथन हुआ है। देखिए, हाल ही में 2 दिवसीय बैठक भी हुई थी कांग्रेस की, और इस बीच ये माना जा रहा था कि क्या सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर विचार किया जा सकता है, क्या गठबंधन में किस तरह से कांग्रेस को अपना रुख आगे बढ़ाना है, इस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन अब देखिए, खबरें निकलकर सामने आई है कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का जो बड़ा ऐलान है वो सामने आ गया है। 291 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। 9 राज्य में 85 सीटों पर
जो गठबंधन है वो बना रहेगा। तो देखिए, सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा, अब ये तय करने में कांग्रेस जुटी हुई है। और कांग्रेस की ये चाहत है कि करीब 300 सीटों यानी 291 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए और बाकी की सीटों पर अलायंस पार्टनर जो होंगी वो मैदान में होंगी। ऐसे में 14 जनवरी से पहले सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय होने की उम्मीद जताई जा रही है, यानी मकर संक्रांति से पहले। चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर, एनआईए ने खालिस्तानियों पर शिकंजा कसा है। विदेशों में भारतीय दूतावास पर हमलावरों की पहचान, एनआईए के रडार पर 43 संदिग्ध खालिस्तानी। आपको बता दें कि एजेंसी ने विदेशों में कई जगहों पर छापे मारे हैं। एनआईए ने क्राउड सोर्सिंग के इस्तेमाल से संदिग्धों को तलाशा है। ये बड़ी जानकारी, रडार पर करीब 43 हैं लोग। एजेंसी ने विदेशों में कई जगहों पर छापेमारी की है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब तक देश भर में 50 से ज्यादा जगह पर छापेमारी हो चुकी है। 80 संदिग्धों से पूछताछ भी की गई है। तो खालिस्तानियों पर एनआईए का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और एनआईए ने क्राउड सोर्सिंग के इस्तेमाल से संदिग्धों को तलाशा है। बड़ी खबर, विदेशों में भारतीय दूतावास पर हमलावरों की पहचान की गई है। दरअसल एनआईए के रडार पर 43 संदिग्ध खालिस्तानी हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर एनआईए ने खालिस्तानियों पर शिकंजा कसा है। हमारे साथ एडिटर ओपी जी जुड़े हैं। ओपी जी, खालिस्तानियों पर शिकंजा लगातार एनआईए कसती रहती है और इस बीच देखिए विदेशों में भी जो भारतीय दूतावास पर हमले हो रहे थे, ऐसे हमलावरों की पहचान भी की गई है। देखिए चारुल, अभी आपको बता दें कि पिछले साल ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका में जो भारतीय दूतावास हैं या भारत से जुड़े जो संस्थाएं हैं, मंदिर हैं या बाकी जो संस्थाएं हैं, उन पर खालिस्तानियों ने प्रदर्शन किया है, उन पे हमले किए हैं, उनको डिफेस करने की कोशिश की है। इसी को देखते हुए भारत ने उन खालिस्तानियों की पहचान की है। भारत की जो एजेंसी है, सुरक्षा एजेंसी एनआईए, उसने और जांच एजेंसी जो है ये, इसने जो है 43 खालिस्तानियों की पहचान की है और उनको उनके ट्रैक कर रही है कि उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये लोग कैसे इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, कैसे वो भारत में या पंजाब में या दूसरी जगहों पे अपने जरिए ये अपना काम करा रहे हैं। अभी हाल ही में याद होगा कि अभी इजरायली एम्बेसी के बाहर जो हमला हुआ था, उसमें भी एक जो पर्चा मिला था, उसमें भी गाजा और हमास को लेकर बात की गई थी, लेकिन ये पता चल रहा था कि इनके पीछे भी बाहर से जो लोग हैं वो लोग इन्वॉल्व हैं। उसी तरह से जो हाल ही में अमेरिका में जो आपको याद होगा सैन फ्रांसिस्को में जो मंदिर है उसको डिफेस करने की जो कोशिश की गई थी, उस पर भी जो भारत के विरोध में नारे लिखे गए थे, वहाँ भी खालिस्तानियों का हाथ था। कनाडा में लगातार खालिस्तानी जो समर्थक लोग हैं वो लगातार वहाँ प्रदर्शन करते रहते हैं, वहाँ के मंदिरों के बाहर, वहाँ के जो गिरजा जो हमारे जो वहाँ पे जो हमारे धार्मिक स्थल है वहाँ आकर प्रदर्शन करते रहते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन में भी दूतावास के बाहर और जो धार्मिक स्थल है वहाँ भी ये खालिस्तानी प्रदर्शन करते रहते हैं और ये फंडिंग करते हैं यहाँ पे। आपको याद होगा कि भारत में जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय भी खालिस्तान और कनाडा जो समर्थक लोग हैं वो यहाँ पे, खालिस्तान जो समर्थक लोग जो कनाडा में रह रहे थे वहाँ से यहाँ फंडिंग कर रहे थे इन जो आंदोलन को, उसके पीछे वो लगातार अपना समर्थन दे रहे थे। इसलिए ये जो एनआईए ने है जो ये इन्वेस्टिगेशन जो है लगातार उन पे नज़र बनाए हुए रखी थी। उनके टेरर फंडिंग को, जो उनके फंड हैं, उनके जो रुपयों का जो लेन देन है उसको वो ट्रैक कर रही थी। उसके बाद इन ट्रैकिंग के आधार पे उसने 43 जो खालिस्तानी हैं उनको आइडेंटिफाई किया है और अपने टेरर लिस्ट की सूची में डाला है। ओम प्रकाश जी, ये भी क्यों इस समय जरूरी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमने देखा है पिछले 1.5-2 सालों में खालिस्तानियों की एक्टिविटीज काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। इससे पहले इतना ज्यादा एक्टिव ये नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब एक्टिविटीज इनकी काफी ज्यादा बढ़ी हैं पिछले 1-1.5 सालों में।
देखिए जैसे जैसे ये एक पूरा ये आतंकवाद का नेक्सस है। आपको याद होगा कि जैसे जैसे हमने 370 हटाने के बाद जैसे जैसे जम्मू कश्मीर में शांति की स्थापना हो रही है, जैसे जैसे वहाँ पे अमन चैन लौट रहा है, तो अब ये दूसरे तरह से एक्टिव हो गए हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, फिर से अपने पांव पसार रहे हैं पंजाब के जरिए, कश्मीर के जरिए, और विदेशों में जो जितने भी खालिस्तानी हैं वो वहाँ पे, और इनको संरक्षण कौन दिए हुए है, ये ब्रिटेन में रह रहे हैं, ये कनाडा में रह रहे हैं और अमेरिका में रह रहे हैं, और वहाँ से ये फंडिंग कर यहाँ पे खालिस्तान समर्थक लोगों को आंदोलन करने पे उकसाते रहते हैं। आपने देखा होगा पिछले साल कई सारे जो खालिस्तानी समर्थक लोग थे उन्होंने जुलूस निकाला था अंबाला में, पंजाब में, और उसके बाद जब उनको जो ट्रैक किया गया कि भाई ये लोग कहाँ से इनकी फंडिंग आ रही है, तो पता चल रहा है कि ये जो कनाडा में बैठे हुए लोग हैं, ब्रिटेन में जो बैठे हुए लोग हैं खालिस्तानी, या अमेरिका में जो लोग हैं, वो इनकी फंडिंग कर रहे हैं। और इसीलिए एनआईए, जैसे अभी एनआईए जो है इन पे शिकंजा कस रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अमेरिका ने एक भारतीय अधिकारी का हवाला देते हुए कहा है कि वहाँ पे ये लोग मर्डर, खालिस्तानियों के मर्डर का प्लांट कर रहे हैं। तो भारत उसकी जांच कर रहा है कि क्या ये वाकई सच है। लेकिन जिस तरह से खालिस्तानी लोग भारत में आतंक फैलाने के लिए इन्वॉल्व हैं, वैसे में ये एनआईए की जो सूची है काफ़ी अहम है। चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी आपका तमाम जानकारी के लिए। विस्तार से आपने एक चीज बताई। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। चलिए, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 जनवरी को तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। तमिलनाडु को 19,850 रुपए की सौगात दी जाएगी। $19,850 करोड़ की सौगात दी जाएगी। तो आपको बता दें कि मिशन दक्षिण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19,850 करोड़ रुपए की सौगात तमिलनाडु को देने वाले हैं। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। मिशन दक्षिण पर 2 दिनों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहेगा, जहां तमिलनाडु लक्षद्वीप का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल वो तमिलनाडु जाएंगे। करीब 20,000 करोड़ रुपए की सौगात तमिलनाडु को मिलने वाली है। लक्षद्वीप में भी कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। कई रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 और 3 जनवरी को तमिलनाडु और लक्षद्वीप का दौरा करेंगे। इस दौरान वो कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री 2 जनवरी को सुबह 10:30 बजे तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचेंगे, जहां वो भारतीदासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि तिरुचिरापल्ली में प्रधानमंत्री लगभग 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें कई योजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इसके बाद पीएम मोदी लक्षद्वीप के अगत्ती पहुंचेंगे, जहां वह एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे। 3 जनवरी को प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के कावारत्ती पहुंचेंगे और कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी कई रेलवे परियोजनाएं राष्ट्र को भी समर्पित करने वाले हैं। 2 और 3 जनवरी प्रधानमंत्री तमिलनाडु और लक्षद्वीप के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कई सारी विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी प्रधानमंत्री के द्वारा रखी जाएगी। चलिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। झारखंड के जमशेदपुर से यह बड़ी खबर है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। डिवाइडर से अनियंत्रित कार जा टकराई। यह बड़ी खबर झारखंड के जमशेदपुर से, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कार में कुल 8 लोग सवार थे। इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड के जमशेदपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर एक कार डिवाइडर से टकरा गई है। 6 लोगों की मौत देखिए इस हादसे में हो चुकी है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो 8 लोग इस कार में सवार थे। देखिए हादसे के बाद की ये तस्वीर। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई, 5 लोग जिनकी मौत मौके पर ही हो गई और एक व्यक्ति जिसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई।
और 2 लोगों का इलाज चल रहा है। तो सबको ये लोग 12 बजे रात तक लेके पार्टी किया है, खाया पिया है सबको ये लोग। उसके बाद ये लोग सबको कहाँ निकला एक गजेरी के साथ में कि क्या था नेता भगवान जाने, हम तो सोए हुए थे घर में। लड़का को बोले हम जो तुम्हारा खाना वाना चावल और सब्जी बना है आज तो अपना अपना खा ले, अपना कल 1 जनवरी है, अपना जो भी बना ले अपना खाएगा। तो फिर ये लोग लिट्टी चोखा का अपना प्रोग्राम किया, वहाँ खाया किया, 12 बजे रात तक नाचा गया ये लोग, नाचा गया। उसके बाद हम कहाँ गया नहीं गया, बोलता कोई जो सोनारी सर्किट हाउस अंतर्गत सर्किट हाउस गोल चक्कर के पास 5:15 बजे प्रातः एक दुर्घटना हुआ है। गाड़ी है टाटा इंडिगो, इसमें 8 लोग सवार थे। 5 की मृत्यु हो चुकी है। हम लोगों के द्वारा 2 जख्मी को और एक पब्लिक के द्वारा एक और जख्मी को, मतलब कुल 3 जख्मी को एमजीएम में भर्ती करवाया गया है। ये लोग सभी लोग, ऐसा जानकारी मिला है कि आदितपुर आरआईटी थाना क्षेत्र के हैं। जख्मी का भी इलाज चल रहा है और बाकी का आगे का प्रक्रिया। चलिए एक और बड़ी खबर, गुजरात में सूर्य मंदिर में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम भूपेंद्र पटेल ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, मेहसाणा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो आपको बता दें कि गुजरात में सूर्य मंदिर में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। करीब 4000 लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस दौरान मौजूद थे। सूर्य नमस्कार करने का रिकॉर्ड बनाया गया है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। एक साथ 4000 लोगों ने सूर्य नमस्कार किया। फिलहाल यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए।